नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेकन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच। आज हम उत्तराखंड में थोड़ी सी फिर चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी उत्तराखंड की दी थी, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप बना हुआ। पहले भी मैंने कल आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि उत्तराखंड में हमारे 13 जनपद हैं। 13 में सबसे बड़ा जनपद हमारे पास चमोली था और दूसरा सबसे बड़ा जनपद हमारे पास उत्तरकाशी था। उत्तरकाशी उत्तर में है हमारे पास और पिथौरागढ़ हमारे पास पूर्व में है। और साउथ में अगर हम मैदानी जिले की बात करते हैं तो हमारा उधम सिंह नगर है ना, सरदार उधम सिंह जी के नाम पर जो बना हुआ है 1995 में। उसी के बाद अगर पश्चिम की बात करते तो हमारे पास टोंस नदी पश्चिम बहती है, तो देहरादून है ना, तो ये देहरादून हमारा पश्चिम का पोर्शन हो गया, ठीक है। उसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे सबसे छोटा जनपद। सबसे छोटा जनपद है चंपावत बागेश्वर और रुद्रप्रयाग 1997 बने हुए हैं। 3 जनपद हमारे पास ऐसे हैं, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। 3 हमारे 1960 में बने हुए हैं, ठीक है। 3 1997 में, 3 1960 में। डायरेक्टिव वैसे आपको पता चल जाएगा। सबसे ये वाला उधम सिंह 1995 में। 1891 में अल्मोड़ा आलमनगर और हमारा नैनीताल सरोवर नगरी 1891 में। उसी के साथ साथ बात हम कर रहे थे टिहरी। टिहरी जो है देश आज़ाद होने के बाद भी अपने आप में अलग था, तो 1 अगस्त 1949 को। और पौड़ी 1840, उत्तराखंड 1817 और इसका हरिद्वार 1988, ठीक है। तो ये एक जनरल से जानकारी थी। और 4 धाम मैंने बताया था, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में हमारे पास, और केदारनाथ हमारे पास रुद्रप्रयाग में, और बद्रीनाथ हमारे पास चमोली में। 4 धाम हमारे पास गढ़वाल में। गढ़वाल रीजन को हम बोलते हैं केदारखंड, कुमाऊं के पोर्शन को हम बोलते हैं मानसखंड, ठीक है। तो मानसखंड में हमारे पास 6 जनपद थे और यहाँ हमारे पास गढ़वाल में 7 जनपद थे। कौन कौन से? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और देहरादून, ये और चमोली। और कुमाऊं में हमारे पास बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह कुमाऊं मंडल में, ठीक। इतना समझ में आ गया ना आपको। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं नैनीताल। नैनीताल जैसे आपको वर्ड लग रहा है कि नैनीताल है ना, तो ताल शब्द भी आ गया, जनरल सी बात है। तो नैनीताल तो ऐसा जनपद है जहाँ सबसे अधिक क्या है, ताले हैं। कुमाऊं रीजन में देखा जाए तो कुमाऊं मंडल में सबसे अधिक ताल हैं हमारे नैनीताल में। वैसे उत्तराखंड में सबसे अधिक तालों की बात करेंगे तो हम चमोली में होगा फिर वो, ठीक है। चमोली अपने आप में सबसे संपन्न जिला भी है, सबसे बड़ा जिला भी है, ठीक है। तो नैनीताल की जो तालें हैं ना, तालें क्यों हैं, तालें कैसे बनती हैं, ऐसा बताया जाता है कि तालें बनने के भी 3 कारण होते हैं। एक बर्फ़ से बनने वाली हिमानी निर्मित, एक वायु से बनने वाली वायु निर्मित, और एक होती है ज्वालामुखी या फिर समुद्र के जो पानी से बनती हैं वो वाली तालें। तो उत्तराखंड में जो ग्लेशियर से बनने वाली तालें होती हैं वो हिमानी निर्मित होती हैं। ऐसा बताया जाता है कि बर्फ़ का टुकड़ा था पहले और किसी पोर्शन पर गिरा और वो वहीं पर मेल्ट हो गया और उसका फॉर्मेशन बन गया, वो ताल का रूप ले लिया। देखा, जितनी भी ताल में ताल पीछे से वर्ड आएगा वो हमारे नैनीताल में आएगा। जैसे हम जानते हैं नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नकुचा ताल, खुरपा ताल, सड़िया ताल, नल दमयंती ताल, लोहाकाम ताल, हरीश ताल। तो ये सारी हमारी क्या है, नैनीताल सरोवर नगरी की विशेषताएं हैं, है ना। और सी आकार के ताल, भीमताल जो है वो हमारी सी आकार के ताल की है ना। और नकुचा ताल हमारे उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल है। इसके 9 कोने हैं लेकिन 9 कोने एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। और खुरपा ताल, खुर के आकार की जो ताल होती है वो खुरपा ताल कहलाती है, ठीक। तो मैं बात कर रहा था, आज बात कर रहा था, थोड़ा सा बेसिक जानकारी दूंगा नैनीताल जनपद की, है ना। और हमारा आदर्श जिला नैनीताल। मैंने कुछ चीज़ें पहले ही बोर्ड में मेंशन कर दी। मैंने बोर्ड में इसलिए मेंशन कर दी कि एक्चुअली फिर वीडियो क्या बनती है, क्लासेस बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा बहुत पहले मेंशन कर दिया। आइए समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से नैनीताल के बारे में छोटी सी आपको एक जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी हमें अगर उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी होती है तो ये वाले गुड रहेगा, हमारे हित में रहेगा। नैनीताल 1839 में खैरनाग, गर्म पानी, ये जो ये वाला पोर्शन आ गया, तो पहले ये वाला रूट चला था। तो अंग्रेज़ लोगों, ब्रिटिश लोगों का होता घूमने फिरने का शौकीन होते थे। तो 1839 के लगभग में यहाँ आए वो। यहाँ आने के बाद घूमते फिरते वो कहाँ से लगे, नैनीताल में उनको एक दिखाई दी, झील दिखाई दी, ठीक है। शेर का डांडा हमारा नैनीताल में ही है, पहाड़ियों से देखा। उसके बाद वो रिटर्न हो गए, फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल गए। वहाँ जाके उन्होंने फिर एक न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित किया। कि वही कब प्रकाशित किया, 1-2 साल का समय लग गया, 1841 में, है ना। अपनी यात्रा का वर्णन किया उन्होंने। पीटर बैरन जो ब्रिटिश आदमी था, 1841 में इस झील के बारे में बताया कि उन्होंने भाई यहाँ ऐसी ऐसी एक झील है, इसका नाम ये चीज़ है करके। उससे पहले इस झील को जाना जाता था त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता। 3 ऋषियों के नाम पर जो झील थी, पहले भी इसका नाम तो था लेकिन वो एक अंग्रेज़ ने प्रकाशन कब किया वो वाली बात आ गई। और अपनी यात्रा का वर्णन वो करता है पिलग्रीम नामक इसमें,
और 1841 की डेट हमें कन्फर्म रखनी पड़ेगी। 1841 में उसको नाम दिया उसने। उससे पहले त्रिऋषि सरोवर, अत्र पुलस्य पुलह, अत्रि पुलस्य पुलह, ये 3 नामों के नाम पर भी इसका नाम था। ठीक, उसके बाद हम नैनीताल की बात करते तो नैनीताल की जो लगभग हमारे नैनीताल जनपद की बात करते हैं हम तहसीलें यहाँ पर 9 तहसील हैं वर्तमान में। हो सकता है 9 से ज़्यादा हो सकती है, मतलब 9 तो हैं ही हैं, मतलब हो सकता है 1-2 बाद में संशोधन हुआ हो, तो अप्रॉक्स हम 9 मान के चला, 9 प्लस कर दिया मैंने। विकासखंड हमारे पास 8 हैं इसमें। और विधानसभा की सीटें जो होती हैं MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें होती हैं वो कितने हैं, 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। और लोकसभा की नैनीताल उधमसिंह तो कंबाइंड है, उधमसिंह नगर भी उसमें आ गया। ठीक है। और सबसे बड़ा नैनीताल जनपद के अंदर सबसे बड़ा जो सिटी आता है उत्तराखंड का भी, मतलब हम बड़ा ही कहेंगे तो हल्द्वानी एक शहर है। ठीक है। हल्द्वानी 1834 में विलियम ट्रेल जो कमिश्नर था, विलियम ट्रेल ने इसको बसाया है ऐसा बताया जाता है। और हल्द्वानी नाम यहाँ पर वनों का आच्छादन पहले ज़्यादा हुआ करता था, पेड़ पौधे बहुत हुआ करते थे उस समय, हल्दू के पेड़ यहाँ पर हुआ करते थे, तो उसी की वजह से यहाँ हल्दू से हल्द्वानी, हल्द्वानी से फिर हल्द्वानी धीरे धीरे इसका नाम बन गया। और सबसे पहले ब्रिटिश लोग यहाँ पर रहते थे, जैसे गोरा पड़ाव आपने सुना होगा, गोरा पड़ाव है ना, गोरे लोग, अंग्रेज लोग गोरे होते हैं, तो पहले वहाँ रहा करते थे। फिर धीरे धीरे फिर हल्द्वानी अपने आप में क्या हो गया, बड़ा शहर हो गया विलियम ट्रेल के समय में। और तब राजाओं महाराजाओं का समय हुआ करता था, तो रूपचंद्र उस समय के राजा थे। इतना समझ में आया ना। अगला काठगोदाम रेलवे स्टेशन की हम बात करते हैं। काठगोदाम अपने आप में क्या है, रेलवे स्टेशन है। तो काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है, काठ मतलब लकड़ी का गोदाम हुआ करता था उस समय। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1882 में, और उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन के समय में काठगोदाम रेलवे स्टेशन बना। ठीक है। उसी के बाद मैंने यहाँ पर कुछ लेक्स और ये भी मेंशन की हैं। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर भी हमारे पास एक उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में ही है ना, एक हिल एरिया में है। तो मुक्तेश्वर में IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि पशु चिकित्सा का मक्का भी इसे कहा जाता है। यहाँ पशुओं से संबंधित मेडिसिन यानी कि टीकों का निर्माण किया जाता है। जैसे एक मुर्गियों में बीमारी होती है रानीखेत बीमारी, तो उसके टीके का भी निर्माण कहाँ होता है, IVRI मुक्तेश्वर में होता था। मुक्तेश्वर में पशु चिकित्सा का मक्का भी कहा जाता है, और यहाँ पर IVRI सेंटर है ना। तो पशु चिकित्सा के लिए बहुत फेमस है हमारा मुक्तेश्वर। ठीक है। और मुक्तेश्वर में हमें वेदर रिपोर्ट भी मिलती है, मुक्तेश्वर से हमें वेदर रिपोर्ट का सेंटर भी है। मुक्तेश्वर में हमारे पास केंद्रीय विद्यालय भी है एक, है ना। और इसी के साथ साथ भवाली की बात करते हैं। भवाली में TB सेंटोरियम है ना, TB जो एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, TB सेंटोरियम, ट्यूबरक्लोसिस जिससे डिजीज़ होती है, तो उसका सेंटोरियम है TB ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी एक बार क्या है अपनी मिसेज को लेके यहाँ आए थे उसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो है ना। तो ये पहले समय में ये क्या है, बहुत कारगर था ये हॉस्पिटल जो था भवाली का सेंटोरियम TB के लिए, और आज के समय में काम करता हुआ ऐसा नहीं है। उसी के साथ साथ भीमताल भी हमारे पास, भीमताल में लेक्स हैं। भीमताल में हमारे पास शीत मत्स्य की मछली अनुसंधान का भी केंद्र है और उत्तराखंड का। उसी के साथ साथ ट्रार मतलब अनुसंधान, मतलब रेशम कीट के अनुसंधान का सेंटर भी हमारे भीमताल में है। और भीमताल के बगल में ही खोटानी एक प्लेस है, खोटानी में जो है लोक संस्कृति संग्रहालय भी स्थित है, खोटानी भीमताल में। उसी के साथ साथ भवानी से थोड़ा सा और 12 किलोमीटर आगे जाएंगे तो रामगढ़ में जो है हमारे पास फल संरक्षण केंद्र। रामगढ़ हमारे पास सेब के लिए और फ्रूट्स के लिए एक हब टाइप का है, तो यहाँ पर फल संरक्षण का केंद्र भी है रामगढ़ में। ठीक। उसी के साथ साथ भीमताल की फिर बात करते हैं तो भीमताल में बटरफ्लाई तितली का संग्रहालय भी है। जितनी भी तितलियाँ होती हैं ना उसके स्केलेटन को कलेक्ट करके वहाँ एक म्यूजियम टाइप का बनाया गया है, तो तितली संग्रहालय भी भीमताल में है। उसी के साथ साथ हमारा भवाली जो है ना जड़ी बूटी आयुष गाँव के रूप में भी हमारे भवाली को डेवलप किया गया है, भवाली भीमताल। और उत्तराखंड की तालें मैंने बता ही दिया है कि जनरली जितनी भी तालें हैं यहाँ पर कैसे हिमालयन रीत में तालें होती हैं। और हम बात करते हैं हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है, जिससे एफिलेटेड हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालय काम करते हैं। गढ़वाल में जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है, उसी की तर्ज पर हमारे पर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, जिसकी स्थापना हुई 1973 में, है ना। उत्तराखंड के लगभग कुमाऊं मंडल में हर जगह इसके अपने अपने कॉलेज हैं। उसी के साथ साथ और हम बात करते हैं
नैनीताल जनपद में हमारे पास उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में एक डिस्टेंस लर्निंग के फील्ड में महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी काम कर रही है। 3 पानी में इसका हेड ऑफिस है। 2005 के अप्रॉक्स इसकी स्थापना हुई है। 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। उसी के साथ साथ हमारा उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ, तो हमारे ये माध्यमिक जो शिक्षा विभाग का वो है परिषद है, वो रामनगर में है ना। और इसी के साथ साथ रामनगर भी हमारे नैनीताल जनपद में आता है। रामनगर में हमारा फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 से 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई है, और जो भारत का और एशिया का नंबर 1 नेशनल पार्क है, जिसका प्रवेश द्वार को ढिकाला नाम से जाना जाता है। और कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ विजिट किया था कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो जिसके बीच में एक मोदी सर्किट पॉइंट को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ रामगंगा नदी बहती है इसमें, है ना। टाइगर और हाथी के लिए जाना जाता है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। सफारी चलती हैं उसमें, और पूरे भारत से लेकर विदेशों के सैलानी यहाँ पर आते हैं। और जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिश यात्री था, जिसको गोरा ब्राह्मण के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसी के नाम पर इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दिया गया है। इसका अगर पहले का नाम हम बात करें, इसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क था। और इसका जिम कॉर्बेट का जो संग्रहालय है वो रामनगर के निकट कालाढूंगी में है उसका वो। और उसी के साथ साथ एक हमारे अल्मोड़ा के कौसानी से कोसी नदी बहती है, ठीक है। कोसी नदी पर रामनगर के समीप में हमारे पास माँ गर्जिया का मंदिर है, ठीक है। और वो भी काफ़ी फेमस मंदिर हमारे पास है, गर्जिया मंदिर, और वो कोसी नदी पर स्थित है, ठीक। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये हमारे पास नैनीताल और पौड़ी में, उधर साइड में पौड़ी से भी लगा हुआ है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं और हमारे पास टूरिस्ट प्लेस हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज हमारे नैनीताल जनपद में आता है, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हो गया, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हो गया। और एक मिनी कैंसर इंस्टीट्यूट भी हल्द्वानी पर निर्माणाधीन है, वो भी हमारे हल्द्वानी में है। और उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं, लगभग जानकारियाँ मैंने इसमें कवर कर दी हैं जैसा भी मुझे जानकारी थी। अगर कुछ जानकारियाँ छूट गई होंगी तो वो आगे हम रिकवर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको नैनीताल जनपद के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हुई होंगी। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें सही लग रही हैं, तो आप मुझे सजेशन देंगे इसके बारे में। अदरवाइज मैं कंटिन्यूसली इस तरह की क्लासें लेते आऊँगा। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।